हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और फिर से एक बार हम देखने वाले हैं क्वेश्चन बैंक के सेशन में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप जानते हैं सभी विषयों से संबंधित होते हैं, यानी कि मिसलेनियस टाइप के प्रश्न होते हैं। चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, स्पोर्ट्स हो या करंट अफेयर्स हो या स्टैटिक हो, हर प्रकार के प्रश्न आपको इस सेशन में देखने को मिलता है। तो चलिए, हर बार की तरह इस बार भी एक सेशन लेकर आया हूँ जो कि ज़बरदस्त होगा और इसमें टोटल 30 प्रश्न होंगे। चलिए, तो उन प्रश्नों को केवल 5 से 6 मिनट में देखते हैं क्या है हमारे आज के प्रश्न। चलिए, पहला प्रश्न हमारा, सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव क्रिकेट। यह एक पुस्तक है, सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव क्रिकेट, यानी कि मैं क्रिकेट को पसंद नहीं करता, क्रिकेट को मैं प्यार करता हूँ। यह एक पुस्तक है जो कि किसकी आत्मकथा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्रिस गेल। क्रिस गेल की यह आत्मकथा है जिसका नाम क्या है? सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव क्रिकेट। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। दूसरा प्रश्न हमारा, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 4 फरवरी। 4 फरवरी को हम वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? यानी कि भारत के जो 48वें चीफ जस्टिस बने हैं उनका नाम क्या है? तो मेरा उत्तर हो जाएगा एन वी रमन्ना। एन वी रमन्ना जो है भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक, इसके जो पहले थे शरद अरविंद बोबड़े थे जो कि 47वें थे ये, और ये उनको अब रिटायर हो गए हैं, तो अब ये एन वी रमन्ना जो है 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो हमारा उत्तर होगा, भारत के जो संविधान है उसमें टोटल 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत का जब संविधान लागू हुआ या जब संविधान बना उस समय कितनी अनुसूचियां थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था 1950 ईस्वी में, तब हमारे संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी जो कि समय समय पर ज़रूरत के अनुसार उसको बढ़ाकर संशोधन कर 8 से 12 अनुसूचियां कर दी गई हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी एन राव। बी एन राव और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन दोनों का भारतीय संविधान को बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। ये डॉक्टर बी एन राव जो थे ये भी संविधान के बहुत बड़े जानकार थे। वो अलग बात है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जितना चर्चा होती है उतना चर्चा इनकी नहीं होती, लेकिन ये फिर भी ये इनका संविधान के प्रति उनकी जानकारी बहुत अच्छी थी। ये बहुत ही विद्वान थे संविधान के प्रति। ये इसी समझे सलाहकार थे, प्रमुख सलाहकार थे उस समय। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे हमारे भारतीय संविधान सभा के। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। छठा प्रश्न, भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो हमें उत्तर हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा को भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, उसका जो प्रथम महासचिव कौन थे? तो हमारा उत्तर हो जाएगा त्रिगवेली। त्रिगवेली जो थे उसके प्रथम महासचिव थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। आठवां प्रश्न, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, बहमनी राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन हसन। अलाउद्दीन हसन ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न, शिक्षा किस सूची का विषय है? तो हमारा उत्तर है होगा समवर्ती सूची। शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है जो कि वर्तमान में है, लेकिन जब संविधान लागू हुआ था उस समय यह राज्य सूची का विषय था शिक्षा, लेकिन अब इसको संशोधन करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया है शिक्षा को। चलिए अगला 11वां प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो हमारा उत्तर हो जाएगा बलदेव सिंह। बलदेव सिंह जो थे भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1974 ईस्वी में सेल की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो कि 13वां प्रश्न है। मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा न्यायपालिका। न्यायपालिका जो है हमारे मूल अधिकारों का रक्षक कह सकते हैं एक तरह से, है कि अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम डायरेक्ट चाहें, अगर हमारे जो मूल अधिकार हमको अनुच्छेद 12 से 35 तक जो मूल अधिकार दिए गए हैं, हालांकि 12 से 35 तक कहने के लिए है, लेकिन जो हमारा अधिकार होता है वो 14 से शुरू होता है और लगभग 29-30 तक ही होता है। ठीक, तो हमारा जो मूल अधिकार होता है उसके प्रति अगर कहीं भी हमारी सरकार हनन करते हैं मूल अधिकार को, तो हम डायरेक्ट आर्टिकल 32 के तहत हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए हम याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे जितने भी मौलिक अधिकार है उसका रक्षक कह सकते हैं, तरह से न्यायपालिका होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न, पुडुचेरी का मुख्यमंत्री कौन बना है?
तो जैसे कि आप जानते हैं 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें वहाँ पे चीफ मिनिस्टर होते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री होते हैं। एक तो दिल्ली है और दूसरा ये पुडुचेरी है। तो पुडुचेरी के नए जो मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो उनका नाम है एन रंगास्वामी। एन रंगास्वामी वहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है हमारा 15वां प्रश्न, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? ठीक, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। जैसे कि आपको पता है एक यूएसए बना था और एक यूएसएसआर बना था। तो यूएसए तो अभी तक है, लेकिन जो यूएसएसआर था उसका विघटन हो गया। तो उसका विघटन कब हुआ था? तो 1991 ईस्वी में उसका विघटन हुआ था सोवियत संघ का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16वां प्रश्न, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक कहाँ होती है? यानी कि आसान भाषा में कहें तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक कहाँ होता है? तो उत्तर हो जाएगा ध्रुवों पर। पृथ्वी के जो ध्रुव है वहाँ पे पृथ्वी का सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल की तीव्रता अधिक होती है। अगला 17वां प्रश्न देखते हैं, मुगल काल का पहला हिंदी का विद्वान कौन था? तो उत्तर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी प्रथम व्यक्ति था जो कि हिंदी का विद्वान था मुगल काल में। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं 18वां प्रश्न, भारत का मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। भारत का जो भी मौद्रिक नीति है वो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई बनाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 19वां प्रश्न, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। 20वां प्रश्न देखते हैं, सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? तो हमें उत्तर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल को ही सिरका कहा जाता है। अगला प्रश्न मेरा द लास्ट चाइल्ड पुस्तक का लेखक कौन है? या द लास्ट चाइल्ड एक पुस्तक है, इसका लेखक कौन है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा मुल्कराज आनंद जो है इस द लास्ट चाइल्ड पुस्तक के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न 22वां प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? यानी कि जितने भी भारत में, जैसे कि मान लीजिए हमारे यहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है वो भोजपुरी है, ठीक, तो राज्य इस बात का प्रयास करेगा कि जिस क्षेत्र की भाषा जो बोली जाती है वहाँ पे जो शिक्षा का माध्यम हो वो मातृभाषा में हो। यानी कि अगर किसी खास स्थान के लोग वहाँ पे मान लीजिए भोजपुरी बोलते हैं तो सरकार कोशिश करेगा कि वहाँ के लोग भोजपुरी में शिक्षा प्राप्त करें। कहीं अगर मैथिली बोलते हैं तो सरकार चाहेगी कि वहाँ के लोग मैथिली में शिक्षा प्राप्त करें। तो सरकार इस बात की कोशिश करेगा कि जो लोग जहाँ पे जैसी भाषा बोलते हैं उसी भाषा में उन्हें शिक्षा देने की कोशिश की जाए, क्योंकि अगर उस तरह से आप शिक्षा दीजिएगा तो शिक्षा ग्रहण करने वाले और शिक्षा देने वाले दोनों के लिए आसानी होगा समझने में। तो यही निर्देश दिया गया है राज्य सरकारों को। तो किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 350। अनुच्छेद 350 के तहत यह व्यवस्था की गई है कि राज्य जो है कोशिश करेगा कि क्षेत्रीय भाषा में ही शिक्षा का आदान प्रदान हो। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं 23वां प्रश्न, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा ने जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा उसका जो प्रारूप था उसको अपना लिया था। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 24वां प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार माना जाता है? शुरुआत में सभी व्यक्तियों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार नहीं था, लेकिन 2002 ईस्वी में संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद 19(1) के अ में इसको जोड़ा गया कि नहीं, एक आम नागरिक भी चाहे तो तिरंगा फहरा सकता है और ये नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में इसको जोड़ दिया गया अनुच्छेद 19(1) के अ में। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 19(1) अ में इस बात को लिखा गया है कि जो हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा है उसको आदमी कोई भी भारत का नागरिक फहरा सकता है। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मेरा उत्तर हो जाएगा सागर माथा। सागर माथा के नाम से हम नेपाल वाले इस माउंट एवरेस्ट को बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 26वां प्रश्न, जब सरकार पहले से चलन में विद्यमान मुद्रा को रद्द कर उसे अवैधानिक घोषित कर देती है तब यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी कि पहले से जो मुद्रा मार्केट में चल रहा है उस मुद्रा को सरकार इलीगल घोषित कर दे। अवैधानिक यानी कि इलीगल, यानी कि जो भी अब मुद्राएं मार्केट में हैं वो वैधानिक नहीं है, उसका वैल्यू जीरो खत्म हो गया। तो उस तरह का, तो जब उसको अवैधानिक घोषित कर देती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उस स्थिति को कहते हैं विमुद्रीकरण यानी कि डिमोनेटाइजेशन, जो कि 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी जी ने किया था विमुद्रीकरण। तो इसी को विमुद्रीकरण कहते हैं, यानी कि जितने भी मार्केट में नोट हैं, जितने भी मुद्राएं हैं उन सबको इलीगल कर देना, उसी को कहते हैं विमुद्रीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं 27वां प्रश्न,
T20 क्रिकेट में भारत की ओर से हैट्रिक लेने वाला एकमात्र गेंदबाज कौन है? तो उत्तर हो जाएगा दीपक चाहर। शायद 2020 की शुरुआत में या फिर 19 से लास्ट में इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ लगभग 7 रन देकर 6 विकेट लिए थे, उसी में इन्होंने हैट्रिक लिया था। तो ये एकमात्र भारतीय गेंदबाज है जिन्होंने T20 में हैट्रिक लिया है। और भी लिए हैं लेकिन वनडे में लिया है, लेकिन T20 में एक यही मात्र गेंदबाज है जिन्होंने हैट्रिक लिया है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 28वां, मॉरिशस का प्रधानमंत्री कौन है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा प्रविंद जुगनाथ। प्रविंद जुगनाथ जो है ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न हमारा, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है। और तीसरा प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 11 नवंबर। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये रहा ओवरऑल हमारा आज का सेशन। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आएगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जो जिनको मतलब इस तरह के क्वेश्चंस की ज़रूरत हो। ठीक, भले ही हो सके आपको कोई ये फ़ायदा ना करे वीडियो, लेकिन जिनको फ़ायदा करे उनको पास जरूर शेयर करें। तो उम्मीद है आप इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे। तो चलिए बाय, मिलते हैं फिर नए सेशन के